हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने एससी वर्मा के 45 तक कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 29 चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब उसके बाद में अपन आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या चेक करिए एक बार। A pendulum bob of mass 80 mg and carrying a charge of 2 into 10 to power minus 8 coulomb। देखो अपनी पास में क्या है कि एक पेंडुलम गिवन है और उसका जो बॉब है उसका मास जो है वो 80 mg है, ठीक है। और उस पर जो चार्ज है वो 2 इंटू है ना 2 इंटू 10 to power minus 8 कूलम है। इज इट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म, और कहा है कि ये रेस्ट में है, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड of 20 kilovolt per meter, find the tension in the thread। अब देखिए कि पहले आप इस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझिए और फिर आप इसका एक एफबीडी डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ताकि हम इजीली सोल्व कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि एक पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है, ये एक पेंडुलम कंसीडर कर लेते हैं और पेंडुलम मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और इस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्योंकि वहां पर एक उस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कुछ एंगल पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी उस पेंडुलम की, ठीक है, उसके बाद में ये यहां पर पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और इस पर एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल QE। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो आप चेक कर सकते हो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि इसका वेट फोर्स होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, ओके। और इस पर एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये टी जो है ये मतलब इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल क्रिएट करेगा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और ये इसका इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप इनके लिए बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हो, तो आप चेक करोगे कि इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा, और ये इक्वल है किसके, एक तो क्यू ई के, और टी कॉस थीटा ये इक्वल है किसके, एम जी के। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा इक्वल क्या आएगा, क्यू ई डिवाइड एम जी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि क्यू ई इन सब की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, चेक करते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 to power-8, ई की वैल्यू कितनी है 20 किलो वोल्ट पर मीटर, मतलब किलो, ओके। एम मास इसका 80 मिलीग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना और मिली को भी कन्वर्ट कर देना, तो ये 80 इंटू 10 to power-6 बन जाएगा, और फिर जी आप कंसीडर कर लीजिएगा 10, ओके। तो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, ठीक है, ये 2 मतलब ये 4 हो गया, ऊपर -4 बच रहा है, ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये -4 यहाँ पर बच रहा है, मतलब ये कैंसिल हो गई, तो ये आ रहा है क्या 1/2 आ रहा है। अब आप चेक कर पाओगे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 1/2 आ रही है, टेन थीटा इक्वल क्या है 1/2 है। अब देखिए अपन जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, ठीक है, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर ये क्या है, बेस है, और अपन को चाहिए क्या, टेंशन चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए हमें साइन थीटा की नीड हो जाएगी, तो आप चेक कर लीजिए साइन थीटा कितना आना है, यहां से मैं बता देता हूं, ठीक है। तो बच्चों साइन थीटा जो है, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, इसका मतलब जब आप इसको हाइपोटेनियस इसका फाइंड करोगे तो हाइपोटेनियस इसका कितना आएगा, √5 हो जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर 4 + 1 5 √5, मतलब 1 डिवाइड √5 हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब आप पुट कर दीजिए t इंटू 1 डिवाइड √5 इक्वल क्यू ई, ठीक है, तो q तो कितना अपना 2 इंटू 10 to power-8 इंटू ई 20 किलो वोल्ट, ओके। अब आप इसको सोल्व करिए
तो ये तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। सो t इक्वल 4 इंटू √5 इंटू 10⁻⁻⁴। √5 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगी लगभग 2.22 के समथिंग आएगी। तो ये वैल्यू पुट करना 4 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो टेंशन फोर्स कितना मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, तो ये इस पेंडुलम में जो इसकी स्ट्रिंग है उसमें इतना टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसका सॉल्यूशन देखिए। क्या कहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, एक पार्टिकल है और उसका मास m है, चार्ज q है, इज थ्रोन एट अ स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो आप इसकी एक बार सिचुएशन ड्रॉ कर लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर डायरेक्शन में अप्लाई होगा और एक ये चार्ज होगा और इसको इस तरफ थ्रो करना है। क्लियर नहीं आता? ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। इसने कहा है कि अब जब ये इसको मान लीजिए कि इसको u स्पीड से इसको थ्रो किया होगा और ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि ये पहले तो रेस्ट में क्यों आएगा, क्योंकि ये इधर चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से इस पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, फोर्स या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और उसकी वजह से ये मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर कौन सी सिचुएशन चेक कर पा रहे हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली, ठीक है। 11th क्लास में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और अपन जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है आपको मालूम होना चाहिए, या तो आप देखो ये वाली थर्ड इक्वेशन को यूज करिए, v स्क्वायर इक्वल क्या होता है u स्क्वायर, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, -2as यूज करते हैं, माइनस साइन यूज कर लेते हैं फॉर दिस एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अब v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है जब वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। इस s को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और आप चेक कर पाओगे कि ये वैल्यू कितनी आती है, v स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि मैंने मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हुआ है कि a क्या होता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तब उसका a होता है QE डिवाइड m होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ s इक्वल u स्क्वायर डिवाइड 2a, मतलब QE डिवाइड m, m ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये इसकी वो फाइनली डिस्टेंस होगी, तो इतनी ये डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक बार इसको नोट करिए फिर आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो अब चेक करिए आगे वाला क्वेश्चन, चेक करिए आगे क्वेश्चन है 48। देखो इसमें क्या कहा है कि कोई अपने पास में चार्ज पार्टिकल है, उसका मास गिवन है, इतना चार्ज है, और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू इतनी है, इसको उस यूनिफॉर्म फील्ड में, है ना, रेस से इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। तब इसमें आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटी फोर्स फाइंड करना है। फिर कहा है कि हाउ लॉन्ग, चलो एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ए पोर्शन। ए में क्या कहा, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो बताइए क्या हो गया, QE हो गया। अब Q कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, E कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁴ है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आनी है 3 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर इसी में ग्रेविटी फोर्स भी पूछा है, एफ जी इक्वल क्या होगा, mg के इक्वल होगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ग्रेविटी फोर्स, इससे है ना मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। ये ग्रेविटी की वजह से है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर।
सो एफ जी इक्वल क्या होगा, एम गिवन है 1 ग्राम मीन्स 10 टू पावर माइनस 3, जी कंसीडर करना है 9.8, तो है ना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये आ गया ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना टाइम लेगा इस 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो एस इक्वल आप इक्वेशन यूज करिए यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ये रेस्ट में था पहले, u जीरो होगा तो हाफ 80 स्क्वायर यूज करोगे आप, ठीक है, फिर हाफ ए अपन जानते ही हैं क्या होता है, QE डिवाइड m होता है, ठीक है, और ये टी स्क्वायर हो गया। अब आप इसको आगे और लिख दीजिए, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ms एंड डिवाइड क्या हो गया QE, सो टी इक्वल रूट 2ms डिवाइड QE, ठीक है, ये मैंने करवा दिया था मेरे लेक्चर्स में मोशन ऑफ चार्ज वाले में, ठीक है। अब 2 इंटू मास 10 टू पावर माइनस 3 है, एस यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो इसको है ना 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर में लिख देना। क्यू कितना था भाई 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ई 1.2 इंटू 10 टू पावर 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 1.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम आ गया अपने पास में। नेक्स्ट सी पार्ट इसका क्या है, चेक कर लीजिए सी पार्ट इसका, व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड फॉर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, इसमें क्या है कि है ना ये इसकी जब ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो फाइनल स्पीड के लिए आप चेक कर लीजिए, आपके पास में एक्सेलरेशन है, टाइम भी आपके पास में इसका है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए, v इक्वल u प्लस 80 होगा, सो v इक्वल u तो 0 होगा, अब बच गया क्या आपके पास में 80, तो a QE डिवाइड m होता है इंटू t 1.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, Q की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, E 1.2 इंटू 10 टू पावर 4, M 10 टू पावर माइनस 3 1 ग्राम था इंटू 1.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये 48.9 समथिंग मिलेगा आपको, और फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हो 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मेरे सोल्व किए हुए इसलिए मेरे को मालूम है इनके आंसर डायरेक्टली। नेक्स्ट है वर्क डन फॉर 40 सेंटीमीटर। अब आप चेक करिए इसका वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन के लिए इतने ही है ना, मतलब ये इतना डिस्प्लेसमेंट मतलब 40 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप वर्क डन क्या लिख सकते हो, F इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये S था, W इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू वहां पर कितनी आई थी 3 न्यूटन आई थी, S यहाँ पर कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब 40 इंटू 10 पावर माइनस 2, आंसर आएगा 1.2 जूल। ओके सही है ना, चेक कर लेना एक बार। हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 48, नोट करिए इसको। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या गिवन है चेक कर लीजिए, वही आपको एक बॉल गिवन है, उसका मास है 100 ग्राम, चार्ज गिवन है, इसको रिलीज करते हैं, रेस्ट से रिलीज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रेजेंट होगा 2 इंटू 10 पावर 4 मैग्नीट्यूड का है कि रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए पहले तो आप इसका। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में है और ये चार्ज को रिलीज किया गया है, ठीक है, तो आप चेक कर पाओगे कि इस पर एक इस इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा F इक्वल QE, और इसका कोई मास है, इसका मतलब इसका एक वेट फोर्स भी होगा mg, का है कि रिजल्टेंट फोर्स बताना है आपको, ठीक है। अब अपन जानते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर जाना है R, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप चेक कर लीजिए QE और mg, ठीक है, एक बार पहले आप इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए ताकि आप R इजीली फाइंड कर पाओ, ठीक है, तो मैं बता देता हूं पहले FE लिख देता हूं, FE इक्वल क्या है QE है, FE इक्वल QE। अब बताओ Q कितना है अपना 4.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, E कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 4 है, तो ये 10 टू पावर माइनस 9 1 बच जाएगा, ये हो गया 9.8, तो ये FE इक्वल कितना आएगा 0.98 न्यूटन।
ओके, अब आप एफ जी और फाइंड कर लीजिए एम जी। ठीक है, तो m कितना आपको 100 ग्राम मीन्स 10⁻⁻1 kg हो जाएगा। ओके, एंड इनटू जी 9.8 मतलब ये आ रहा है 0.98 न्यूटन। अब देखो दोनों फोर्स सेम है। अब यहाँ पर आप इजीली अपनी वो ट्रिक जो है यूज कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भैया, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो r आप बता सकते हो कितना होगा, √2f होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, जब सेम फोर्स अप्लाई होता है तो आप इस तरीके से इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली ट्रिकी तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। तो R इक्वल √2, मैंने ये सब मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गई, ऐसी कौन सी ट्रिक है, ये सब मैंने बताया हुआ है, ये सब 120 डिग्री वगैरह 60 90 डिग्री इन सब के लिए। ठीक है, R इक्वल √2f है, तो f है कितना 0.98 है, मल्टीप्लाई कर देना तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट 1.4 न्यूटन आ जाएगा, 1.39 कुछ ऐसा मिलेगा, तो 1.4 न्यूटन होगा ऑलमोस्ट। ओके, एग्जैक्ट नहीं होता आंसर। फिर आगे बी जो है वो क्या है, व्हाट विल बी द पाथ। अब इसका पाथ पूछा है कि भाई पाथ क्या होगा, तो पाथ आप चेक करोगे रिजल्टेंट फोर्स जब इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी है, इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स, अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स। ये भी क्लियर हो गया। अब सी पोर्शन पे चलते हैं, वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब इसने कहा है कि जो लास्ट जो 2 सेकेंड है उस टाइम में ये जो बॉल है वो कहां पर होगी। अब देखिए, अब इसको रेस से छोड़ रहे हैं तो एस इक्वल आप यूज करिए, वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। एस इक्वल हाफ ए इक्वल क्यू ई डिवाइड एम, क्लियर। ठीक है, टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, ओके ये लिख दीजिएगा। हाफ क्यू ई बताओ कितना आ रखा है अपने पास में, 0.98 आ रखा है। एम कितना है, वही 10⁻⁻1 इंटू 4, क्लियर यहाँ तक, है ना। तो अब आप इसको सोल्व करिएगा तो कितना आना आंसर, चेक कर लीजिए एक बार। सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर होना चाहिए ना, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया। तो R कितना अपना 1.4 है, ठीक है, तो ये R लिख देना यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है इधर थोड़ा ना, ये है ना इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इस रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स आना चाहिए रिजल्टेंट। तो A इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, R डिवाइड M हो जाएगा। ओके, सो 2 स्क्वायर, ये टाइम की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ओके, अब चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिए। क्या है कि एक आपके पास में सिंपल पेंडुलम है, उसका बोब है, उसका मास है 40 ग्राम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज गिवन है। क्या है कि ये 20 ऑसिलेशन करता है, 20 ऑसिलेशंस करता है इन 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कर लेता है ये, है ना, 20 ऑसिलेशंस कर लेता है। तो आप पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि भाई ये क्या गिवन है आपको। ठीक है, ये क्या क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट दिस टाइम। ओके, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन दिस टाइम, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनिशियल टाइम पीरियड बोल सकते हैं, मैं इसको T1 बोल देता हूँ, दिस इज द T1। अब बताओ इसका T1 कितना होगा। ठीक है, आप बता सकते हो इसका T1 कितना है, 45 डिवाइड 20 सेकेंड। ओके, ये इसका T1 आ गया। अब कहा है कि अ वर्टिकल फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड। अब इसमें कहा है कि एक इस पर वर्टिकल फील्ड भी लग रहा है पॉइंटिंग अपवर्ड, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5, अब इतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और कहा है कि अब उसका क्या फाइंड करिए, वही टाइम पीरियड अब फाइंड करके बताओ, किसके लिए, उतने ही 20 ऑसिलेशंस के लिए। इसने कहा है कि जब पहले 20 ऑसिलेशंस के लिए उसका टाइम पीरियड 45 सेकेंड है, ठीक है, इतना है, तो अब 20 अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कर देंगे तब वहां पर उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए चेक करिएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है।
टाइम है ना, ये आ गया 1 सेकंड के लिए ना, पर सेकंड के लिए टाइम पीरियड आ गया, मतलब इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड ये 45 डिवाइड 20 सेकंड था इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओके, फॉर एवरी 1 सेकंड। ओके, अब आप अपन जानते हैं कि एक पेंडुलम जो होता है उसके लिए टाइम पीरियड होता है क्या, 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है भाई, ये जब पेंडुलम है, ये बॉब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल क्यू ई। ओके, इधर एक वेट फोर्स लगेगा mg। ये बातें आपको समझनी चाहिए पहले, ठीक है। तो अब इसका आपको टाइम पीरियड, अब देखो ये t1 कर दीजिएगा, तो ये कितना आपको गिवन है, 45 डिवाइड 20, 2 पाई रूट एल जी, यहां पर आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। जी कंसीडर कर लेना, कितना, वही 9.8 कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए आगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी, उस पेंडुलम की क्या मिल जाएगी, जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 स्क्वायर डिवाइड 20 स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अरे यहाँ पर 9.8 होगा, तो ये 9.8, ये स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये इक्वल एल बच जाएगा। ओके, ये एल आ गया, मान लीजिए अपने पास में ये एल है अपना, क्लियर यहाँ तक। अब पूछा है टाइम पीरियड बता दीजिए, अब ये टी डेज इसको कंसीडर कर लीजिए। अब 2 पाई रूट एल डिवाइड जी इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर अब जी चेंज हो जाएगा इसका, ये वाला, क्लियर यहाँ तक। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन यहाँ पर इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, एक जी नीचे जा रहा होगा, तो ओवरऑल इसका जी माइनस ए एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, सो टी डेज इक्वल 2 पाई रूट एल डिवाइड जी माइनस ए। अब आप टी डेज आराम से फाइंड कर सकते हो, 2 पाई रूट एल की वैल्यू बताइए कितनी है, 45 स्क्वायर डिवाइड 20 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 9.8 डिवाइड 4 पाई स्क्वायर, ये तो एल की वैल्यू है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब डिवाइड में क्या चल रहा है, g माइनस ए, तो आप एक काम करिए कि इसका पहले a फाइंड कर लीजिएगा कि इसका a कितना आएगा, ठीक है। तो जब अपन इसका a फाइंड करते हैं, तो a इक्वल क्यू ई डिवाइड m हो जाएगा, तो a इक्वल क्यू ई, क्यू कितना गिवन है आपको चेक कर लीजिए, इसका 4 इंटू 10⁻⁻6, ए यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, 2.5 इंटू 10⁻⁴, एंड डिवाइड एम कितना गिवन था भाई, 40 ग्राम मीन 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इससे इसका आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ए जो है ऑलमोस्ट होगा 2.5 के समथिंग होगा, ये 2.5 ही आएगा इसका। ओके, चेक कर लीजिए, माइनस कैंसिल हो गए ये सब वैल्यूज, ए इक्वल आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक बार फिर मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 सही है, 2.5 ही आना है, ए 2.5 आ गया इसका। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे जी है ना 10 ही रखिए, ताकि वो और इजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। जी की वैल्यू आपको 10 ही लेकर चलनी है, 10 ही ले लेना, ओके, 10 कंसिडर करके चल लेना। ओके, अब आप चेक कर पाओगे कि यहाँ 10 माइनस 2.5 हो जाएगा, अब ये भी अंदर जाएगा 4 पाई। अब एक काम कर लिए ना, जो रूट में है ना उनको बाहर निकाल लीजिएगा, तो टी डेज इक्वल, अब बताओ इस रूट से बाहर निकालिए इन चीजों को, जो आ सकती है रूट से बाहर आ सकती है, तो आप चेक कर पाओगे 2 पाई इंटू वही 45 डिवाइड 20 बाहर आ गया रूट से, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और रूट में केवल क्या बच गया, ऊपर यहाँ पर बच रहा है, हाँ डिवाइड में 2 पाई भी आ रहा है, चेक कर लीजिए, डिवाइड में 2 पाई भी आ रहा है, 10 डिवाइड यहाँ पर कितना बच रहा है, 7.5 बचेगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, इसका टी डेज मिलेगा फॉर 1 सेकेंड, ये टी डेज होगा अपने पास में 45 डिवाइड 20 रूट 10 डिवाइड 7.5, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको भी सोल्व कर लीजिएगा, तो ये 100 डिवाइड 75 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, इसको चलो इसको सोल्व कर ही लेते हैं। सो टी डेज इक्वल 45 डिवाइड 20, ये हो गया, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, 25 से सोल्व कर लेता हूँ, 25 4 जा हो गया,
और ये हो गया 3 टाइम हो गया, तो ये 4/3 बनेगा, तो इसका तो हो जाएगा इंटू 2 डिवाइड रूट 3 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये आ गया अपने पास में क्या, ओनली फॉर 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आ गया। अब अपने पास में ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 20। ठीक है, सो फॉर 20 ऑसिलेशन, फॉर 20 ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड विल बी टी डेज इक्वल कितना हो जाएगा, मतलब लास्ट फाइनली टी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना, टी डेज इंटू 20 हो जाएगा। सो टी इक्वल 45 डिवाइड 20 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड रूट 3 हो जाएगा। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गई ये वैल्यू। अब 45 इंटू 9 कितना, सॉरी 2 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 डिवाइड रूट 3 हो गया, आप चेक कर पाओगे इजीली। अब आप इसको क्या कर दीजिए कि अब आप है ना इसको चेक कर पाओगे, तो ये 90 इंटू रूट 3 डिवाइड 3 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रूट 3 हो गया। अब आ गया 30 इंटू 1.732 हो जाएगा, तो ये इसका फाइनली क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, तो इसको बस आपको सोल्व करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पे भी प्रॉब्लम है हो सकता है। देखिए मैंने जहां तक पूरा कंप्लीटली मैंने अच्छी तरीके से सोल्व करवाया इस प्रॉब्लम को, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसका इनिशियल टाइम पीरियड क्या है फॉर एवरी वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये अपने पास में इसका हर एक ऑसिलेशन के लिए क्या मिला हुआ है, टाइम पीरियड, जब है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब यहाँ पर इसका ऑसिलेशन क्या होगा, इतने ऑसिलेशंस के लिए, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इतने ऑसिलेशंस के लिए। अपन जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/G होता है। तो ये टाइम पीरियड इसका आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो इससे आपको स्ट्रिंग लेंथ मिल जाएगी। स्ट्रिंग लेंथ है ना, एक बार फिर भी चेक कर लीजिए कहीं पर प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो ये 45 स्क्वायर होगा, ये 20 स्क्वायर होगा, ठीक है। ये L होगा, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 4π स्क्वायर बनेगा, ये भी इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 10 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए सही है, यहाँ तक 2π√L/G इफेक्टिव आप अपन चेक करते हैं कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तब उसका टाइम पीरियड तो ये होगा, G इफेक्टिव हो जाएगा, G माइनस A आ जाएगा, ये मैंने बताया कैसे आया, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको ये L की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो सिंपली जब आप L की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैंने इसको सोल्व नहीं किया क्योंकि आप चेक कर पा रहे हो सारा बिल्कुल इजी होता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये L की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी इंटू 10 डिवाइड 4π स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसको 10 कंसीडर कर लीजिएगा। अब बचा A की बात, A यहाँ पर आप फाइंड कर लीजिएगा, इसका A कितना होगा फोर डायरेक्शन में, QE डिवाइड M इसका A हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2.5 के समथिंग आएगा, तो 10 माइनस 2.5 करोगे 7.5 मिलेगा, ठीक है। इसमें से रूट्स में से मतलब जो रूट से मतलब बाहर आ सकता है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये 45 डिवाइड 20 और ये 2π बनेगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, और ये 10 बच गया, नीचे 7.5 बन गया, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया अपने पास में। अब इसको मैंने सोल्व किया तो ये 4/3 बन गया, तो ये 2 डिवाइड रूट 3 हो गया, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब ये आ गया ओनली फॉर वन ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड आपको मिल गया है, ठीक है। फिर तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, तो टी डेज इंटू 20, तो आप इसको लिखिएगा इस तरीके से, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 2 90 डिवाइड रूट 3, ठीक है। फिर आप इसको और आगे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 90√3/3, तो ये 30√3 बन जाएगा, रूट 3 की वैल्यू जानते ही है 1.732, सोल्व कर लीजिएगा आंसर मिल जाएगा, ओके, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। ओके, अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 51, देखिए बहुत ही अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं फटाफट करवा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नोट नहीं किया है, मैं केवल डायग्राम से क्वेश्चन को समझा दूंगा क्वेश्चंस क्या है, देखिए। चलो फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 51 है, 51 में क्या कहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको किसी स्प्रिंग से जो है सस्पेंड किया हुआ है इस तरीके से, उसका मास m है, और कहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और फाइनली इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ द ब्लॉक। ओके, इसने कहा है कि इसमें एसएचएम होगा तो उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये अपन जानते ही हैं, ठीक है। मतलब आपको एक्सिस में फाइंड करना है, तो आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा फॉर 51, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
के एक्स इक्वल क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा। सो एक्स इक्वल क्या होगा, क्यू ई डिवाइड के। स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगा, आप चेक करोगे कि जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर अप्लाई होगा तो स्प्रिंग फोर्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स फिर ज्यादा है ना ग्रेटर होगा, तो फिर ये इधर जाएगा, तो फिर से ये इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, है ना। जब ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है, और जब ये इधर जाएगा तो इस स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मतलब ओवरऑल स्प्रिंग जो है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही होगी। इसका मतलब ये एसएचएम करेगा। अगर ये एसएचएम कर रहा है तब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो अपन देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स उतना ही होगा जितना कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब के एक्स इक्वल क्या होगा, क्यू ई, सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइड के हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब चेक करते हैं सॉल्यूशन नंबर 52 इसका क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है कि कहा है कि एक ब्लॉक है, मास m है, इसका कोई मास होगा m, कहा है कि कंटेनिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज q है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल व्हिच टर्मिनेट इन अ वर्टिकल वॉल। ओके, तो जिसको एक जो वॉल है उसकी तरफ टर्मिनेट किया जाता है, शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ठीक है, कहा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। ओके, a horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? ठीक है, पहले तो आपको इसमें ये चेक करना है कि क्या इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि या नहीं। ठीक है, तो और कहा है कि ये इलास्टिक कोलिजन होगा, जब इसको टर्मिनेट करेंगे ये वॉल से जाकर टकराएगा, तो फिर इसमें इलास्टिक कोलिजन होना है, फिर ये वापस लौटेगा इधर। कहने का मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है तो ठीक है। तो ये ये ऐसे बोल रहा है कि क्या इसमें ये एसएचएम है, ठीक है। तो पहले ये चेक कर लीजिए अगर ये एसएचएम है कि नहीं। तो पहले आप चेक करिए कि ये इधर जा रहा है, इससे जाकर कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ये वापस आएगा। एक बार जब ये इधर जा रहा होगा तो आप चेक कर पाओगे कि इस पर ये किसकी वजह से जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है, ये है ना x की, मतलब ये जो d डिस्प्लेसमेंट है इसी के अलोंग होगी। क्लियर यहाँ तक। जबकि अपन जानते हैं कि SHM के लिए क्या होना चाहिए, -d होना चाहिए, SHM के लिए होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर मिल रहा है, जब ये इधर जाके वहां पर टकराएगा तब ये इधर जाएगा। ओवरऑल इसके कहीं पर भी रिस्टोरिंग फोर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये SHM नहीं करेगा। अब ये SHM नहीं करेगा तो अब इसका आप टोटल यहाँ से टकरा कर जब ये यहाँ तक लौटेगा तो वो वाला टाइम पीरियड यहाँ बता दीजिए। ठीक है, तो आप सिंपली इसका टाइम पीरियड बता सकते हो। ठीक है, क्या करना है कि आपको क्या गिवन है, डी गिवन है, और इसको यहाँ से रेस्ट से यहाँ से इसको टर्मिनेट करेंगे, यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी इक्वल हाफ 80 स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बताइए इसका अभी t कितना आ जाएगा, तो आप चेक कर पाओगे कि इसका t कितना आ गया, 2d डिवाइड a रूट में आ गया। t इक्वल रूट 2d डिवाइड a, a इक्वल अपन जानते हैं क्या होता है, qe डिवाइड m होता है, तो ये 2 रूट 2dm डिवाइड qe हो गया। अब आप चेक कर पा रहे हो ये अभी इसका टाइम पीरियड नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचने में लगा हुआ जो टाइम है वही मिला है। अब ये इसको कोलिजन के बाद में इधर लौटेगा तब जाकर इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक राउंड के लिए इसने कितना टाइम लगा, इसको एक टी ये गया और एक टी ये गया, मतलब कितना हो गया, 2t हो जाएगा। सो t इक्वल रूट, ठीक है, ये 2dm डिवाइड QE, ये अंदर जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 बनेगा। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 8dm डिवाइड QE इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। अब ये पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, कोई भी डायरेक्शन में है, और इसको है ना इस इतनी डायरेक्शन में जब ये मान लो कि यहाँ से कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक पहुंचना हो, 50 सेंटीमीटर तक पहुंचना हो, तब उसका वो पोटेंशियल वहां पर जो होगा, ठीक है, तो वो कितना पोटेंशियल होगा। आप सिंपली आप इसको ऐसे लिख दीजिए भाई, अपन जानते हैं E इक्वल, आप ऐसे याद रखिए, E इक्वल क्या होगा, V डिवाइड D होगा या R होगा। ठीक है, तो सिंपली V इक्वल क्या होगा, E डिवाइड सॉरी V इक्वल क्या होगा, E इंटू R हो जाएगा। तो बताइए E की वैल्यू कितनी है, 10, ये 50 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर -2, तो V कितना आ गया,
ये कितना हो गया 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये V की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल मिल गया आपको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर क्वेश्चन नंबर ये था 53, अब क्वेश्चन नंबर है 54। 54 में कहा है कि कोई चार्ज है, ठीक है, उस पर इसका इतना मैग्नीट्यूड है 0.01 कूलम, इसको जब A से B तक इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करते हैं, तब इसको इतना वर्क करना होगा। ठीक है, 12 जूल इसका वर्क डन होता है। तब वहां पर A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताइए। तो सिंपली आप जानते हो VB माइनस VA इक्वल क्या होता है, W डिवाइड Q होता है। तो W इक्वल कितना है, वही 12 डिवाइड 0.01। ठीक है, इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 1200 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गए कितने क्वेश्चन 54 हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बार इसको नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा क्वेश्चन है 55 भी। कहा है कि टू इक्वल चार्जेज है और ये दोनों के दोनों जो है 20 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड है। ठीक है, दोनों 20 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड है, ये कंसीडर कर लीजिए। 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इनका सेपरेशन गिवन है। ओके, ये इनका कोई बीच का कोई मिडवे पॉइंट है और यहाँ पर उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये ऐसा एक और चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। और कहा है कि जब इस चार्ज को यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ चार्जेस, मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो दोनों से है, इन दोनों चार्जेस से होगी। ठीक है, मान लो कि मैं इधर कर देता हूँ, चलिए इधर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो बताओ ये 20 सेंटीमीटर होगी और ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या पूछ रहा है कि अब यहाँ पर इतना ऐसा करने पर इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, तो यहाँ का कोई पोटेंशियल होगा VA और यहाँ कोई B पॉइंट होगा ये फाइनली, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, VB होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किसके इक्वल होता है, VB माइनस VA इक्वल W डिवाइड Q। सो W इक्वल क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू Q। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है भाई, VA और VB फाइंड करना है। तो VA फाइंड कर लीजिए पहले आप। VA कितना होगा यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है कितना, पहले आप ये चेक कर लीजिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, फिर इसकी वजह से कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितना हो जाएगा भाई, दोनों सेम ही होंगे। सो मैं क्या लिखूंगा, 2K Q डिवाइड R, मतलब 2 है ना। चलो एक बार इसको यहीं तक छोड़िए, है ना, R और R यहाँ पर क्या होगी, R/2 है ना, इसको 2 लिख सकते हो आप। देखिए ये डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 10 हो जाएगी भाई। टोटल कितना सेपरेशन था इनका, 20 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको L कंसीडर कर लेता हूँ, तो R इक्वल क्या होगा, L/2 कर दीजिएगा। तो ये L/2 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4KQ डिवाइड L हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। क्या किया है कि इसकी वजह से पोटेंशियल KQ डिवाइड R के फॉर्मूले से यूज किया, इसकी वजह से फाइंड किया, दोनों सुपरपोज हो रहे हैं इस A पॉइंट पर, तो टोटल हो जाएगा 2KQ डिवाइड R ही होगा। R यहाँ पर कितना होगा, L/2 होगा, 2 पर जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। फिर आप VB फाइंड कर लीजिए, तो ये क्या होगा, KQ, वही KQ डिवाइड R, तो इसमें भी 2 ही आना है, फिर से आप चेक कर पाओगे। 2KQ डिवाइड R ही लिखा जाएगा इसको भी, लेकिन इसके लिए ये कितना है, 20 है। मैं इस बार इसको लिख देता हूँ, इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। 4KQ कितना है भाई, 2 × 10⁻⁷ है, डिवाइड L कितना होगा, 10 होगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, है ना, डबल हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ से। तो 2K, ये 2K Q मतलब 2 × 10⁻⁷ एंड डिवाइड R 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब VB माइनस VA निकाल लीजिए इसका। अब आप VB माइनस VA निकालोगे तो कितना आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ 2K, है ना, यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ठीक है, वो 4 हो जाएगा। ये वाला VB वाला 4K लिख दो इसको,
4k इंटू 10⁻⁻7 एंड डिवाइड 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस वो कितना हो गया, चलो मैं इसको 4k लिखता हूँ ताकि ये इजी हो जाए अपने लिए, एंड डिवाइड कितना है 10⁻⁻1। अब इसमें जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए, तो 4k 10⁻⁻7 डिवाइड 10⁻⁻1 कॉमन आ गया अपने लिए। तो यहाँ पर फाइनली कितना बच जाएगा, ये बचेगा कितना 1/2 बनना है ये तो, ठीक है, ये 1/2 हो गया, और ये यहाँ पर कितना बन जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस में 3/2, सो VB माइनस VA इक्वल -3/2, ठीक है। सो 4k इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड 10⁻⁻1 इंटू 3/2 कर दीजिएगा, -3/2 या जो भी करना चाहो आप, ठीक है। अब आप इसको और सोल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, VB माइनस VA 2 इंटू 9, फिर ये ऊपर गया प्लस हो गया, तो 2 इंटू 10 9 इंटू 10⁻9 चल ही रहा है, ये 3 भी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6, VB माइनस VA इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 54 हो गया, ये 54 इंटू 10⁻3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्या चेक कर पाओगे, आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए होगा। अब W इक्वल आपको क्या करना है 54 इंटू 10⁻3 इंटू Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, बस आपको सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, आपको बस इसमें क्या करना है ना, बस कैलकुलेशन थी यहाँ का ही, तो मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर मिल गया आपको। और आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वर्क चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये W डिवाइड Q होता है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसका देखते हैं आगे। ओके, अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको क्या गिवन है, चेक करिए, देखो बहुत ही अच्छे सिंपल से क्वेश्चन है बस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 20 न्यूटन पर कूलम का, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसने कहा है ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। कहा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्टली लिखा है केवल, कहा है कि इसमें VB माइनस VA बताना है कि एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट है A एंड B, ठीक है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट इनके दिए हुए हैं A एंड B के, और केवल फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है केवल, है ना, वर्टिकल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी तो ये क्वेश्चन के आंसर मिलेगा आपको सही तरीके से, ठीक है। तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो अब आपको इसमें फाइंड करना है VB माइनस VA फाइंड करना है, तो आपको चेक करना है कि भाई A पॉइंट पर डिफरेंस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल कितना होगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना है। अब ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना चाहिए इनके लिए। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो V इक्वल माइनस ए इंटू डी आर, कुछ जो भी आप लिखना चाहिए आप लिख दीजिएगा इनको, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इनका इंटीग्रेशन करोगे, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। भाई आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ई वेक्टर वगैरह, ठीक है। फिर आप चेक करिए, जैसे ए क्वेश्चन पे आना है आपको, ठीक है। ए क्वेश्चन पर अब आपको कहां से कहां पर जाना है, चलिए R1 से ये अपन को आना है R2 पर, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इसको क्या VB माइनस VA लिखूंगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या लिखूंगा माइनस, ठीक है। मुझे कहां से कहां पर जाना है भाई, B से A के लिए जाना है, ठीक है। तो B से A के लिए वो भी x एक्सिस के अलोंग ही होगा, क्योंकि आप इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दीजिएगा E I कैप, ओके, डॉट ये बनेगा dx I कैप प्लस dy, है ना, चलो मैं लिख देता हूँ dx I कैप प्लस dy JK प्लस DZ K कैप। अब आप जब इसको मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका, तो फाइनली ये सब टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनना है 1 बनना है, ठीक है। तो VB माइनस VA इक्वल माइनस ये ओनली क्या बचेगा यहाँ पर EX बचेगा ओनली, बस अब ध्यान हो गया। अब आपको बस आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आप इसमें देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो है 4 कहां पर जाना है आपको, 0 पे जाना है, 4 आपको जाना है 0 पर, ठीक है। बस आप इसका वेल x जो है, ठीक है, आपने देखो मैंने यहाँ पर dx से x आ गया है ना, एक काम कर लीजिएगा, ये dx ही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब अपन को इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये लिमिट पुट कर देंगे, सो VB माइनस VA ये बनेगा क्या माइनस E की वैल्यू कितनी है भाई 20, आप एक बार ये 20 को लिख लेना यहाँ पर,
ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस एंड माइनस है ना, माइनस लोअर लिमिट मतलब 4 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो अपन को सॉरी ए से बी तक जाना था, ए से बी के लिए होगा ये 0 टू, है ना, कैसे भी आप कर सकते हो इसको, 0 to 4 कर लीजिए। ठीक है, 0 to 4, तो ये 4 फिर -0, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट का आंसर -80 वोल्ट आ जाएगा, -80 वोल्ट। ओके, इसी तरीके से आप आगे और सोल्व कर लीजिएगा फॉर बी पार्ट। अब देखो बहुत सिंपल सा है, अब वी बी माइनस वी आप लिखोगे तो माइनस ये वैल्यू, अब देखिए ये लिमिट कहां से कहां होगी, 4 to 6 होगी, 4 to 6 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस क्या चल रहा है 20, और आप इसको dx लिख दीजिएगा। अब vb माइनस va इक्वल -20, तो ये x बनेगा, लिमिट रखोगे तो 6 - 4 बनेगा, तो 2 बचना है। सो vb माइनस va इक्वल -40 वोल्ट हो जाएगा। सी पोर्शन पे चलते हैं, तो वही vb माइनस va इक्वल -20, लिमिट कहां से कहां तक है इसमें, 0 to 6 है, 0 to 6 वही dx करना है। ठीक है, सो vb माइनस va इक्वल -20, तो यहाँ इंटू 6 करना है केवल। सो vb माइनस va कितना आ जाएगा, -120 वोल्ट आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया। आप अपन जानते हैं ये फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल। देखो दो फॉर्मूला होता है, एक तो इनका डिफरेंशिएशन मतलब ग्रेडियंट फॉर्म में होता है, और एक इंटीग्रेशन फॉर्म में इनका रिलेशन होता है। तो अपन ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें गिवन है कि ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल आर वेक्टर या डी आर वेक्टर लिख दीजिए, तो ये होता है डीएक्स आई के वगैरह, ये डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो यही बनना है फिर फाइनली। अब आप कहां से कहां इसको लेकर जा रहे हो, मान लो आप ए से बी जाना आपको, तो 0 to b, है ना, मतलब 0 to 4 लिमिट लगाओगे, फिर 4 to 6 लगा देना यहाँ पर, फिर 0 to 6 लगा देना, बस आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखो इसी का क्वेश्चन एक और पार्ट है, क्वेश्चन 57। 57 में क्या कह रहा है कि जो अगर मान लो कि अब वहां पर कोई चार्ज है ए से बी तक, इतनी इस मैग्नीट्यूड के चार्ज को आपको क्या करवाना है, डिस्प्लेस करवाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। तो है ना, पोटेंशियल एनर्जी अपन जानते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी यू बी माइनस यू ए डिवाइड क्यू। क्लियर यहाँ तक, बस हो गया, ये पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्क होता है, और वर्क अपन जानते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लाई क्यू के इक्वल होगा। सो यू बी माइनस यू ए इक्वल वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू होगा। अब फर्स्ट पोर्शन इसका यू बी माइनस यू ए इक्वल, अब बताओ वी बी माइनस वी ए पहले में कितना था, -80, -2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, तो यू बी माइनस यू ए कितना आ जाएगा, 160, 160 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल हो गया। सेकंड का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब बताओ सेकंड में 80 की जगह कितना हो गया, 40, एंड 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। एंड थर्ड में कितना हो जाएगा, 120 है, तो 120 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 240 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, उल्टा सुल्टा लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो क्या है, आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म में है, 20 I के प्लस 30 J के, का है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0, का है कि अगर कोई चार्ज को आप कोई ओरिजिन से जो है कहीं पर, है ना, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, सॉरी एक मिनट क्वेश्चन में 58, सॉरी 2 मीटर पर फाइंड करना है, 8 2 मीटर एंड 2 मीटर पर फाइंड करना है। काहे कि ओरिजिन से यहाँ तक इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तब वहां पर उसका पोटेंशियल जो है वो क्या होना है, और वो भी कहां पर फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, जबकि आपको ओरिजिन पर पॉइंट पोटेंशियल जो है वो क्या कंसीडर करके चलना है, 0 कंसीडर करके चलना है। पहले तो अपन जानते हैं कि पोटेंशियल के फॉर्मूला लिखिए। पोटेंशियल के लिए अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है।
क्लियर यहाँ तक? फिर मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। अब ई वेक्टर गिवन है 20 आई के प्लस 30 जे के, ये गिवन है आपको, और कहा है डॉट डी आर, तो डॉट डी आर करोगे तो ये कितना आना है बताइए, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के भी लिख रहा हूँ, के केप का कोई काम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने इतना ही लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 dx बन जाएगा और ये 30 dy बन जाएगा, ठीक है। सो v इक्वल बताइए कितना आ जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन 20 dx, ठीक है, एंड माइनस 30 dy, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, है ना। अब आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कहां से कहां तक जाना था भाई, ओरिजिन से आपको यहां पर जाना है। तो अपने पास में ये मान लीजिए कि ये मान लो कि ये अपना कोई पॉइंट है v माइनस में, इसको v जीरो कर देता हूं, ओके। और ये माइनस कहां से कहां जाना है, 2 से 0 पर जाना है, ठीक है, या 0 से 2 पर जाना है। चलो 0 से 2 लिख देता हूं, 0 से 2 20 dx माइनस, फिर ये हो जाएगा 0 से 3, ठीक है, 30 dy। v माइनस वी नॉट, मतलब ये देखो ओरिजिन पे तो कहा है इसने 0 है, तो आप इसको 0 कर दीजिएगा, ओके। अब आप dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, लिमिट पुट कर देना, तो -20 इंटू 2 एंड -30 इंटू यहाँ पर y मिलेगा, तो लिमिट पुट करोगे तो ये 3 मिल जाएगा। v इक्वल -40 -90, सॉरी, हाँ सही है, सॉरी ये 2 है ना, ये तो ओके 2 2, तो ये कितना होगा 60, सो v इक्वल -100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 0 से 2 पर जा रहे हो, फिर 0 से 2 पर जा रहे हो, तो ये आपको है ना, किसके लिए, x वाले के लिए ये लिमिट हो जाएगी और y वाले के लिए ये वाली लिमिट हो जाएगी, बस सिंपल सा है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, ठीक है। 59 जो है इसमें आपको क्या गिवन है, ई वेक्टर इक्वल ए एक्स आई कैप गिवन है, और कहा है कि ए आपके पास में वैल्यू है, और कहा है कि ये जो पॉइंट है 10 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर पोटेंशियल आपको 0 कंसीडर करके चलना है, देन पोटेंशियल एट द ओरिजिन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ओरिजिन पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको वही मैं इसको v माइनस वी नॉट लिख देता हूँ, ओरिजिन के लिए v नॉट हो जाएगा और ये v हो गया, ठीक है, जहां पर आपको मतलब जो 10 मीटर और 20 मीटर पर फाइंड जो गिवन था, ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर और डी आर वेक्टर हो जाएगा। अब आप सिंपल सा है, आप चेक कर पाओगे कि वहां पर तो केवल ओनली आई के पी है, तो इधर डी एक्स आई के वगैरह ये सब लिखोगे तो वो सब 0 हो जाने हैं। सो v माइनस वी नॉट इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स बच जाएगा केवल, क्लियर यहाँ तक। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v माइनस वी नॉट इक्वल माइनस ए, अब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट अब देखिए कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक होगी इसकी, 0 से 10 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्स के लिए कितना है 10 है, 0 to 10 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसकी लिमिट पुट कर दीजिएगा। अब देखो इसने कहा है कि यहाँ पर तो ये 0 होगा, तो आप इसको 0 ले लीजिएगा, 0 माइनस वी नॉट इक्वल माइनस ए, ठीक है, ये कितना हो गया 100 डिवाइड 2, ओके, ए की वैल्यू भी पुट कर दी, माइनस से ये माइनस गया, सो वी नॉट इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू ये कितना हो गया 50, तो वी नॉट कितना हो जाएगा 500 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। तो ये पहले वाले मतलब सेम से ही क्वेश्चन है, पहले वाले कुछ जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, और एक और क्वेश्चन बचा है 60 नंबर क्वेश्चन 60, वो भी अपन कर लेते हैं, एक बार इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 60 चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन 60 क्या है। क्वेश्चन 60 जो है इसमें आपको पोटेंशियल गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, और पहला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि जो ए है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप सिंपल सा है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हो तो अपन v इक्वल इसको ऐसे लिख देंगे, ए एक्स वाई प्लस ए वाई जेड
प्लस ए जेड एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं कि जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए v को a x y के इक्वल लिख दो या किसके भी एक के इक्वल आप लिख दीजिएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो अपन जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में जब अपन करेक्ट फॉर्मूला चेक करते हैं तो हम यही मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक एक को है ना इक्वल करवाना होता है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये करेक्ट है इसका मतलब ये इक्वल होंगे। तो अब बताओ a इक्वल क्या हो जाएगा, v डिवाइड एक्स वाई हो जाएगा। अब पोटेंशियल v जो है ये क्या होता है, w डिवाइड q होता है, एंड डिवाइड क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था a। W जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t माइनस 2। Q जो है इसका होता है a1 t1। और ये xy मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब ये होगा क्या l2। अब ये L2 से L2 कैंसिल हो गया और बाकी आप चेक कर पाओगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या मिल जाएगा, m1 L0 t माइनस 3 a माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। बी पार्ट जो है इस पे क्या कहा है कि आपको इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका एक्सप्रेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में। तो अपन जानते हैं कि E वेक्टर इक्वल माइनस डेल V होता है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है ये इसका, ये ग्रेडियंट साइन होता है, ये जानते होंगे। तो E वेक्टर इक्वल हम क्या लिखते हैं इसको, माइनस डेल V डिवाइड डेल एक्स आई केप माइनस डेल V डिवाइड डेल वाई जे केप एंड माइनस डेल V डिवाइड डेल जेड के केप, हम इसको लिखते हैं। सो ई वेक्टर इक्वल माइनस डी डेल वाई, है ना। जब आप देखो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, इन सबको अंदर लिख लीजिएगा, माइनस ए लिख देता हूं मैं। ठीक है, और यहां लिख देता हूं क्या, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दीजिएगा। क्लियर यहां तक? ये आई केप चल रहा है। फिर प्लस डी वाई या डे लिख दीजिएगा, डेल वाई वही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दीजिएगा, ये हो गया जे केप। एंड प्लस डेल वाई डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये क्या है, के केप है। अब आप इनका डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस ए। अब इसको आप इस वाले का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें और इसमें x है, तो ये और ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें कोई x टर्म है नहीं, मतलब इसमें ये डिपेंडेंट है ही नहीं x पर, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। तो ये y प्लस एक्स बनेगा, तो y प्लस एक्स आई केप हो गया। प्लस इसमें y है, इसमें y है, इसमें ये y पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पर y का अपन जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x प्लस जेड बच जाएगा, x प्लस जेड जे केप हो गया। प्लस यहाँ पर जेड इसमें और इसमें जेड है, इसमें नहीं है, तो कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा इंटू के केप। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पर, या सॉरी इसका एक्सप्रेशन मिल गया वेक्टर फॉर्म में। सी पार्ट जो है, सी पार्ट में कहा कि अब इसका जो भी ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, 1 पर आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, जब ए आपको कंसीडर करके चलना है 10। तो जब आप ए आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 10 इसी में। अब आप चेक कर पाओगे, जब 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2i केप, प्लस ये भी 2i केप ही होना है, और ये भी क्या होना है, ये 2j केप होगा, और ये 2k केप हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो माइनस 20i केप माइनस 20j केप एंड माइनस 20k केप बन जाएगा। ओके, अब आप चेक कर पाओगे इसका इजिली मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल रूट, है ना, 20 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 20 स्क्वायर हो गया। तो बताइए कितना हो गया, इक्वल रूट 3 इंटू 20 हो जाएगा। रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू 20 हो जाएगा। क्लियर याद है? अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 4 3। ठीक है, तो ये होगा 34.64, मतलब ऑलमोस्ट होगा ये 35 न्यूटन पर कूलम।
ऑलमोस्ट 35 इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये 12 बोर्ड में ऐसे बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये ज्यादा मतलब जेईई नीट के लिए इतना कोई यूं बोल सकते हैं कि इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, इतने एडवांस लेवल के ये क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे अभी तक के पोटेंशियल के। ठीक है, बाकी अपन जितने अब कितने रहेंगे 15 न्यूमेरिकल्स और रहेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।